नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 था पॉलिनोमियल और उसमें हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से बोलते हैं। और हमने बात की थी कि द्विघात समीकरण एक तो पहले से हमें दिए हुए होते हैं और दूसरा था कि यदि वर्ड प्रॉब्लम हो, भाषा वाले सवाल हो, तो उनको पहले द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। मैं एक ऐसा ही एक और सवाल लेता हूं जो भाषा में है, उसका पहले अपन समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसे सोल्व करेंगे। तो वो है एक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो वे पूर्णांक ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, देन फाइंड इट। यानी हमें उन दोनों को प्राप्त करना है। तो देखिए, दो लगातार यानी एक के बाद एक आने वाला इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, वो कैसे लिखते हैं, हम कैसे उसे मानते हैं। हमेशा याद रखिए, लगातार आने वाले संख्याओं को लिखने का तरीका होता है x+1, x+2, x+3। जितनी आपको जरूरत है, दो लेनी है डाउट में, तो सवाल में दो की जरूरत है तो x और x+1 लीजिए, और 3 लेने थे x+1, x+2, इस तरह से आप लेकर चल सकते हैं। ये तो होगी क्रमागत संख्याओं की। एक बार थोड़ा सा मैं आपको डीपली ले जाना चाहूंगा। ये तो होगी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ये तो हो गया कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो गई। तो ये हमारे पास में क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं देखिए, x, x+1, x+2, इस तरह से चलते रहते हैं। दूसरा बिंदु जो आता है वो है क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, यानी आप अपन बात करें धनात्मक सम पूर्णांक की, क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक की बात करें, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात करें, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं स्टूडेंट्स 2x, 2x+2, 2x+4 एटसेट्रा। ओके, और नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ओड इंटीजर की बात करें तो वो होते हैं 2x -1, 2x +1 और फिर 2x +3, इस तरह चलते हैं। ये फर्स्ट ऑड इंटीजर है। अपन फर्स्ट का मीनिंग ये माने कि हम पॉजिटिव की बात करें तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 - 1 1 हो गया, फिर x का वैल्यू 1, 2 + 1 3 हो गया, 2 और x का वैल्यू 1 तो 2 प्लस ये कितना हो गया अपने पास में 5 हो गया। इस तरह से चलेंगे
तो x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्रमागत हो गया। यहाँ पर 1 3 5 ये हो गया कंसेक्यूटिव पॉजिटिव और इवन ओड इंटीजर हो गया, और ये इवन है और ये केवल लगातार चलने वाले। तीनों का नाम से आप ध्यान रखें, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक 2 4 6 8 10 और क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक 1 3 5 7 9 11 ये होते। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करी थी, तो हमें ये वाला लेना है। इन दोनों को हटा देता हूं, देख लिया होगा आपने, हमें 2 ही चाहिए थे, तो ये हो गए 2। तो हम यहां पर भाषा में लिख देंगे कि माना वे 2 जो उसने पूछे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक that two consecutive positive integers are first is x and second is x plus 1 और सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, सवाल में क्या कहा था उसके अनुसार ही आगे काम करना है। सवाल में कहा था कि दोनों का गुणनफल, दोनों को गुणा करने पर 306 आना चाहिए, तो ये पहला गुणा दूसरा बराबर 306, इसे हम गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस का x आएगा और वो उधर 306 प्लस का पड़ा था, मैं बाईं ओर इसे ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का हो गया। अब आगे काम आपको आता है, फिर भी आप चाहो तो थोड़ा हिंट देता हूं मैं। हम यहाँ पर गुणनखंड विधि काम में लेते हैं, तो इस x स्क्वायर के गुणांक को इस स्थिरांक से गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर 306 ही आएगा। 306 के जितने संभव हो उतने टुकड़े करिए, पर उसमें से उस ग्रुप को चुनिए जिसके सदस्यों को घटाने पर कितना आता हो, 1 आता हो। ये कितना x है, 1 x है। समझ गए बात को? तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर टुकड़े चुनते हैं। आप पहले एक एग्जैक्टली ऐसी नंबर चुनिए जिसको गुणा करने पर 306 के आसपास आता हो। जैसे अपन बात करते हैं कि 18 की बात करते हैं, तो 18 इंटू 18 324 होता है, 18 इंटू 18 324 होता है। तो मैं यहाँ पर 18 इंटू 17 ले लेता हूँ एक बार। देखो 7 8 जा 56 होता है, केरी 5 होती है, 7 1 जा 7 और 5 12 होता है। यहाँ पर 8 1 जा 8 और 1 603। तो यहाँ पर हमारे अपेक्षित जो टुकड़े बने हैं, जो गुणनखंड बने हैं, वो 18 और 17 हैं, 18 और 17 है। तो प्लस के 18 पहले आएंगे, 17 बाद में आएंगे। ये बात आपको पहले बता चुका हूं कि माइनस करने पर यदि बीच वाली संख्या लानी है, माइनस करने पर बीच वाली संख्या लानी है, तो बड़ा टुकड़ा पहले, बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में लिखी जाती है। आगे आप अच्छी तरह कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन 2 का पेयर बनेगा, इन 2 का पेयर बनेगा, कॉमन लेंगे और सारा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। आगे चलिए नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कि रोहन की माताजी की एज 26 ईयर है, किससे? रोहन से ज्यादा है, कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन, यानी रोहन से, रोहन की माँ जो है वो 26 ईयर बड़ी है, 26 ईयर है वो उससे ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी उन दोनों की जो एज है, वर्तमान जो एज है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसको कि आज से 3 साल बाद दोनों की जो एज है, उम्र है, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 आ रहा है। कितना आ रहा है? 360। वापस सुनिए डाउट क्या कर रहा है कि रोहन की माँ की उम्र आज रोहन की जितनी उम्र है उससे 26 साल ज्यादा है।
आज से 3 वर्ष बाद अपन बात करें तो रोहन और रोहन की मम्मी की एज का गुणनफल अपने पास आ रहा है 360। सवाल स्टार्ट करता हूं, कैसे करें। एज वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अटेंड करना बहुत ही अच्छा काम होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले भी होते हैं। तो हम पहले जिससे कंपेयर हो रहे उसको एक्स मानेंगे। छोटा कौन है साहब, रोहन है, डेफिनेटली है। तो हम मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान एज, एज हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करते हैं, मानते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स ईयर, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और तब उसकी मदर की एज हो जाएगी x + 26, क्योंकि उसकी मदर उससे आज 26 ईयर ओल्डर है, यानी बड़ी है। तो x + 26 हो गया। फिर सवाल आज से 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो दोनों में 3 जोड़ देंगे और फिर उनकी उम्र का गुणनफल निकालेंगे, बराबर 360 रख देंगे। इस प्रकार द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसे सोल्व करेंगे। मैं लिखता हूं, एक बार देखिए आप। माना रोहन की वर्तमान आयु द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन या रोहन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर, x वर्ष है और तब उसकी मां की उम्र या आयु वो x + 26 ईयर हो जाएगी। देन हिज मदर्स एज इज x + 26 और आज से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं। आज से 3 वर्ष बाद, आप देखो बाद की बात करें तो ये तो थोड़ी है कि रोहन तो उतने वर्ष का रहेगा, मम्मी की उम्र बढ़ जाएगी, या मम्मी उतने वर्ष की रहेगी, रोहन की उम्र बढ़ जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। यदि जितने वर्ष आप बाद की बात करते हो उतना टाइम, उतना उसमें जो वैल्यू है, जितने भी प्रेजेंट एज वाले उनमें अपने प्लस करनी है। जैसे आज 5 साल बाद मेरी उम्र में 5 वर्ष बढ़ेंगे तो आपकी उम्र में भी 5 वर्ष बढ़ेंगे, कि समय कालांतर के अनुसार आयु हर व्यक्ति हर वस्तु की बढ़ती है। तो इधर आइए, तो आज से 3 वर्ष बाद जो रोहन है, रोहन की आयु वो हो जाएगी, आज वाली में 3 जोड़ दो, x + 3 और उसकी जो मां है रोहन की वो हो जाएगी x + 29, तो 26 तो पहले था ही, तो 3 वर्ष और बढ़ गया, तो ये हो गया। आप लिख देंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, दोनों की 3 वर्ष बाद वाली आयु का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो हमारे पास 360 आना चाहिए। ये सवाल में कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं। इसको गुणा करेंगे, ये x² हो गया, फिर इससे गुणा होगा तो +29x हो गया, फिर इससे गुणा होगा प्लस का 3x हो गया, फिर इससे गुणा होगा प्लस का 87 हो गया। ये 360 उधर पड़ा था प्लस का, मैंने बाईं ओर ट्रांसफर किया, प्लस माइनस का हो गया, x², ये दोनों ही प्लस के हैं, तो 32x हो गई और ये घट जाएंगे यहां पर 60, 27, तो ये हो गया 273 और बराबर 0। आप इसको इससे गुणा करेंगे तो 273 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको माइनस करने पर 32 आए। इसकी खोज आप करेंगे, बाकी का स्टेटमेंट मैंने आपको, तो आप इसको आगे करेंगे और कॉमन लेंगे, आंसर निकालेंगे। और नेक्स्ट जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, ट्रेवल वाला है, यानी कि बस है, ट्रेन है, दो गाड़ियों में अपन कंपेयर करते हैं कि कौन कितने समय में किसी स्थान पे पहुंच रही है। तो उसका जो सवाल बनता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की यात्रा अपनी
नियत जो स्पीड है उससे करती है, यानी जिस स्पीड से डेली जाती है उस स्पीड से जब वो यात्रा करती है 480 किलोमीटर की। अब वो कह रहा है कि यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, जिस स्पीड से वह डेली सामान्य स्पीड से जाया करती है, यदि उस स्पीड से भी अब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर दें, सपोज पहले 50 थी तो 42 कर दें, तो क्या है कि उसी दूरी को उसे पार करने में, दूरी तो वही है, जाना वहीं पर है, 480 किलोमीटर जाना है, पर आज स्पीड कम कर दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे जो टाइम लगेगा वो पहले टाइम जितना लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लगेगा। आपको पता है स्पीड स्लो होगी तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आइए मैं इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं। स्टार्ट करता हूं यहां से। हमें पूछा गया है तो ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए हम बात करेंगे कि हमें पूछा गया है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो जो पूछा गया उसी वेरिएबल को अपन एक्स लेट करते हैं। तो हम यहां से मानेंगे कि माना ट्रेन की जो सामान्य चाल है, स्पीड है, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर है। ओके, और जब हम चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, कम करते हैं, तो अब उसकी चाल कितनी रहेगी? अब चाल पहले जितनी थी उससे 8 कम हो जाएगी। समझ में आ गया? आप कहेंगे चूंकि जो कुल दूरी उसे तय करनी है वो फिक्स है, वो है 480 किलोमीटर, और तथा आप ये भी जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार पहले जो अपनी नॉर्मल स्पीड से ट्रेन जाया करती थी तब जो टाइम लगता था वो, और अब जो टाइम लगेगा, उन दोनों का अंतर 3 घंटे है। यानी आप स्पीड कम की है तो आप टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करेंगे तो 3 घंटे का अंतर फर्क आना चाहिए। तो हम जब स्पीड कम की है तब कितना टाइम लग रहा है पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार दूरी 480 है, दूरी बटे चाल, जब कम की स्पीड तो x - 8 थी, माइनस जब पहले स्पीड अपने सामान्य रूप से चल रही थी तब स्पीड x थी, और इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने लिखा है, सवाल की जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग लिखा है, बट मैं आपको इसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला बताता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग है। वो क्या है? इस तरह के जो डाउट आते हैं उनमें एक फॉर्मूला आप यूनिवर्सल रूप से यूज कर सकते हैं, वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड कौन सी है? कम वाली, ओके, माइनस वही डिस्टेंस और बाई स्पीड, और स्पीड कौन सी वाली है? ज्यादा वाली, और इज इक्वल टाइम। ये एक फॉर्मूला है, आप चाहो हिंदी में लिख लें इसको, तो हम लिखेंगे दूरी बटे कम वाली चाल, जो स्पीड कम है वो पहले लिखनी है, माइनस दूरी बटे जो अधिक है, ज्यादा है, वो वाली चाल,
और बराबर जितने समय का अंतर दे रखा है, 1 घंटा पहले पहुंचेगी, 1 घंटा देरी से पहुंचेगी, 2 घंटा पहले पहुंचेगी, 2 घंटा देरी से पहुंचेगी, जो समय का अंतर दे रखा है वो हमें लिखना है। अच्छी तरह बोर्ड पे देख लें, ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज करें, कभी भी इक्वेशन गलत नहीं होगा। 100% कह रहा हूं आपको मैं कि डिस्टेंस बाय कम वाली चाल और माइनस डिस्टेंस बाय ज्यादा वाली चाल और बराबर जितना टाइम का आपको अंतर डिफरेंस दे रखा है वो सवाल में होगा कि 2 घंटे लेट पहुंचती है, 2 घंटे मतलब पहले पहुंचती है, या जो भी 1-2 घंटा जो भी गिवन है उसको आप बराबर में लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 घंटे था, आगे एलसीएम तक का आप चाहो तो काम कर दूं मैं, बाकी वो भी मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब तो आपको आना चाहिए। ये सिंपल कैलकुलेशन है, वो आपकी सुपर होनी चाहिए। देखिए बात करता हूं मैं यहां पर, तो ये है 480x माइनस ये इससे गुणा हो जाएगा 480x और ये बाहर माइनस अब प्लस हो जाएगा, ये 0 हो गया, 8 8 64 हो गया और हासिल की 6 हो गया, 8 चौक 32 और 6 38 हो गया। अब इसको से तिरछा गुणा कर देंगे और इसको एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक स्टेप और लिख दूं मैं, ये बनेगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसके गुणा में 3 पड़ा था और फिर ये पड़ा था हमारे पास में 480 से 400 से कैंसिल हो गया और ये 3840 वापस समझ ले, यदि समझ में नहीं आया तो यहाँ पर इसको से गुणा किया एक्स स्क्वायर हो गया, इसको से गुणा किया 8x हो गया, फिर ये भाग में पड़ा इसके गुणा में जाएगा, किससे गुणा में जाएगा 3 के गुणा में जाएगा और फिर क्या होगा ये 400 से कैंसिल हो गया और दूसरी तरफ 38 40 बच गया और इसको आप आगे सोल्व कर देंगे, ये 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 इज इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको आप सोल्व करेंगे। ओके, देख लीजिए एक बार बोर्ड पे आराम से पूरे डाउट को। अब एक और सवाल की हम चर्चा करते हैं और वो सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 27 है, दो संख्याओं का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो मैं जहां तक मानता हूं कि सवाल आप चाहते हो कि कैसे करूं क्या करूं, आप इसका बर्डन नहीं लें, आप सवाल को समझ ही नहीं पाते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि हम सवाल को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो हमें क्या करने को कह रहा है। हम उसको एज ए सिंपल लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझ में नहीं आता, फिर छोड़ देते हैं या हमें उससे इरिटेशन होने लग जाता है। ये स्वाभाविक बात है, बट आप कैसे उसको अच्छी तरह से करें और आपका इंटरेस्ट कैसे उसमें डेवलप हो वे साथ करें। आप एज ए पहेली, एज ए जोक, हम पहेली नहीं पूछते कैसे, उस तरह से आपको पूछ रहा है कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर 27 आता है और गुणा करने पर 182 आता है। तो हम काल्पनिक रूप से काम कर रहे हैं। मैथ्स में हमेशा जो मानने वाला काम है कि इसका ये होगा इसका ये होगा, तो हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो दो संख्याएं, पता नहीं कौन सी दो संख्याएं, अब सुनो आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से सुनना इसको। जब दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याओं को जोड़ने पर इतना आता है, ये सब दिया जाए, तब आप क्या करोगे, हमेशा एक ही काम करना है कि एक संख्या उसमें से x लेनी है और दूसरी जो जोड़ दिया गया, योग दिया गया, सम दिया गया है, उसके माइनस में x लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पॉकेट में जितने रुपए हैं और मेरे पॉकेट में जितने रुपए हैं उनको जोड़ते हैं तो 100 रुपए हो जाते हैं। समझना बात को, आपके पॉकेट में जितने रुपए हैं और मेरे पॉकेट में जितने रुपए हैं उन दोनों को जोड़ते हैं तो 100 रुपए हो जाते हैं। यदि मेरे पॉकेट में 30 रुपए हैं तो आपके पॉकेट में कितने हुए? आप आंसर देंगे सर 70 रुपए हुए। कैसे निकाले 70 रुपए आपने? टोटल कितना था 100, मेरे पास कितना है 30, टोटल होना था 100, मेरे पास कितना है 30, तो 100 में से मेरे वाला माइनस कर दो तो आप वाला बच जाएगा, यानी 100 माइनस 30 बराबर 70। सिंपल सी बात है। यानी दो वैल्यू को जोड़ने पर 100 आ रहा है, एक वैल्यू हमें पता है तो जो पता है उसको 100 में से घटा दो, बचेगी वो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी।
तो ऐसे ही हमें पता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 आ रहा है, उसमें से एक संख्या को मैंने x मान लिया। दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 आ रहा है, एक संख्या मुझे पता है कौन है, वो x है, तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस x होगी। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, जोड़ने पर इतना आता है तो एक संख्या x होगी। और दूसरी बात करें, आप एज ए पहेली, एज ए जोक, हम पहेली नहीं पूछते कैसे, उस तरह से आपको पूछ रहा है कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर 27 आता है और गुणा करने पर 182 आता है। तो हम काल्पनिक रूप से काम कर रहे हैं। मैथ्स में हमेशा जो मानने वाला काम है कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो दो संख्याएं, पता नहीं कौन सी दो संख्याएं, आप सुनो आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से सुनना इसको। जब दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याओं को जोड़ने पर इतना आता है, ये सब दिया जाए, तब आप क्या करोगे, हमेशा एक ही काम करना है कि एक संख्या उसमें से x लेनी है और दूसरी जो जोड़ दिया गया है, योग दिया गया है, सम दिया गया है, उसके माइनस में x लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पॉकेट में जितने रुपए हैं और मेरे पॉकेट में जितने रुपए हैं, उनको जोड़ते हैं तो 100 रुपए हो जाते हैं। समझना बात को, आपके पॉकेट में जितने रुपए हैं और मेरे पॉकेट में जितने रुपए हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं तो 100 रुपए हो जाते हैं। यदि मेरे पॉकेट में 30 रुपए हैं तो आपके पॉकेट में कितने हुए, आप आंसर देंगे सर 70 रुपए हुए। कैसे निकाले 70 रुपए आपने, टोटल कितना था 100, मेरे पास कितना है 30, टोटल होना था 100, मेरे पास कितना है 30, तो 100 में से मेरे वाला माइनस कर दो तो आप वाला बच जाएगा, यानी 100 माइनस 30 बराबर 70। सिंपल सी बात है। यानी दो वैल्यू को जोड़ने पर 100 आ रहा है, एक वैल्यू हमें पता है, तो जो पता है उसको 100 में से घटा दो, बचेगी वो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही हमें पता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 आ रहा है, उसमें से एक संख्या को मैंने x मान लिया। दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 आ रहा है, एक संख्या मुझे पता है कौन है, वो x है, तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस x होगी। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, जोड़ने पर इतना आता है तो एक संख्या x होगी और दूसरा जोड़ जितना दिया गया है वो माइनस x होगी। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट से देखिएगा। हम यहां लिखेंगे कि माना प्रथम, इसमें कई बार छोटी बड़ी भी लिखता है तो लिख देना, माना प्रथम संख्या x है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो जो दूसरी संख्या है सेकंड नंबर b, दूसरी संख्या है 27 माइनस x होगी। और सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार दोनों को गुणा करने पर x और 27 माइनस x को गुणा करने पर 182 आना चाहिए। मैं सिर्फ एक स्टेप और लिखूंगा, आगे काम आप करेंगे, क्योंकि ये सारी थीम, ये सारी प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और x स्क्वायर को सबसे पहले रखूंगा तो इसका निशान प्लस का होना चाहिए, तो सबके साइन चेंज करूंगा मैं, और ये हो गया हमारा डाउट, यानी ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आगे आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए आगे, इस तरह से आप सवाल, पहले सवाल को पढ़े, सवाल को समझे क्या कह रहा है, और फिर अपने तरीके से, वहां पर हम ये सोचते हैं सबसे पहले ये 10th क्लास की मैथ है, ये 12th क्लास की मैथ है, बर्डन पहले से ले लेते हैं, पहले से उसे डर जाते हैं, पहले से उसका जो मतलब भ्रम है वो दिमाग में बना लेते हैं, तो हम सवाल नहीं कर पाते हैं। सोचिए हम खेल रहे हैं, प्ले विथ मैथ्स, ये स्टेटमेंट याद रखिए, ऑलवेज प्ले विथ मैथ्स। जब आप मैथ्स के साथ खेलना सीखोगे तब आपको अच्छी तरह आएगी, यानी काम वो करने में मजा आता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट कब होता है, जब हम उसे एक गेम की तरह लेते हैं, खेल की तरह लेते हैं, इंजॉय करने की तरह लेते हैं। हम एक बर्डन की तरह पढ़ते हैं तो न समझ में आती है और न उसका मीनिंग निकलता है। तो आप अच्छी तरह डाउट को पढ़ें, डाउट का मीनिंग समझे और फिर उसे सोल्व करें। ये सारा जितना मैंने पढ़ाया है वो होमवर्क, यानी आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन सर हमारी बुक में है नहीं, इनमें से कुछ है, कुछ आगे पीछे हैं। तो ये जो लास्ट एग्जामिनेशंस में आए हैं और नेक्स्ट ईयर जो एनसीईआरटी सिलेबस चेंज हो जाएगा उसमें भी है, और जो लास्ट एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इन सब क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे और मोस्ट लगाकर आप अपनी फेयर नोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।